हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीलम मिश्रा और ये मेरा चैनल है कॉमर्स लर्निंग, जिसमें मैं कॉमर्स के टॉपिक में वीडियोस बनाती रहती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैं उन्हीं को कंटिन्यू कर रही हूँ बनाना। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैपिटल बजटिंग के बारे में, ठीक। तो उसमें हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके नेचर क्या है, उसके डिसीजंस के बारे में पढ़ा था कि 3 तरीके के डिसीजंस हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैपिटल राशनिंग। उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर आप ये वाला वीडियो देखिए, ठीक। तो हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ा था कि जो फंड का इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा कैपिटल बजटिंग कहलाता है। और कैपिटल बजटिंग मींस प्लानिंग फॉर कैपिटल एसेट, यानी कि जो भी हम कैपिटल एसेट की प्लानिंग करते हैं, कैपिटल एसेट मींस फिक्स्ड एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और बड़े बड़े जो खर्चे करते हैं, वही हमारा उसी की प्लानिंग को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्हीं टेक्निक्स को ध्यान में रख कर के लिए जाते हैं। तो टेक्निक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है। तो आज हम कन्वेंशनल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 हैं, पे बैक पीरियड मेथड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो ये 3 हैं जो ये रह जाएंगी, मेरे ख्याल से इसमें पूरा हो नहीं पाएगा, इस वीडियो में बहुत लंबा चला जाएगा, तो पार्ट 2 इसका आएगा जिसमें हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी शुरू करते हैं। पहला है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड जो है वो सबसे पॉपुलर मेथड है और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि आने वाले सालों में जितना हमने इन्वेस्ट किया है एक प्रोजेक्ट में, तो वो आने वाले कितने सालों में वो पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि the payback period is one of the most popular and widely recognized traditional method for evaluating investment proposal. It is defined as the number of years required to cover the original cash outlay invested in a project. ठीक, यानी कि आने वाले कितने सालों में जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने सालों में रिकवर हो जाएगा, कितने सालों में पूरा हो जाएगा, इसी के बारे में, इसी को बोला जाता है पे बैक पीरियड। यानी पे बैक मतलब जितना हमने पे किया है वो मतलब कितनी समय बाद वो पे बैक हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। नाम से ही है कि बहुत इजी है। अब जैसे जितना पैसा हम लगाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो एक बार में ही तो वो पूरी इन्वेस्टमेंट वापस तो होती नहीं, वो धीरे जैसे हम कोई भी खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, ठीक है। तो वो एक साल में तो रिकवर होता नहीं है, धीरे धीरे रिकवर होता है। तो वो जो पैसा आता है, कई बार क्या होता है कि जितने साल, जैसे मान लो 5 साल है, ठीक है, तो 5 साल में कई बार क्या होता है कि सेम अमाउंट हर साल मिलता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि अलग अलग अमाउंट मिलता है, जैसे 1000 एक साल में मिला, दूसरे साल में 2000 मिला, तीसरे में 3000 मिला, ऐसे। तो ठीक, तो जब कैश इनफ्लो का अमाउंट जब सेम रहता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैश आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। यानी कि कैश आउटले मींस इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो, और एनुअल कैश इनफ्लो यानी कि जो हमारा एनुअली कैश इनफ्लो हो रहा है वो, ठीक है। अब और अच्छे से देखते हैं। अब आगे इसमें बोला है, पे बैक पीरियड इज़ द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो लेंथ ऑफ टाइम जिसमें कि इनिशियल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो रिकवर हो जाए, ठीक है। फिर ये बोला गया है कि जब पे बैक पीरियड है उसका एक्सेप्ट रिजेक्ट का कैसे हम देखते हैं कि जैसे जो कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ठीक है, वो कब एक्सेप्ट होगा और कब वो रिजेक्ट होगा। तो जो हमारा पे बैक पीरियड है वो अगर हमारे टारगेट पीरियड से ज़्यादा है, मतलब कि एक हम टारगेट पीरियड बनाते हैं कि इतने तक में तो जितना हम लगाएं वो तो कवर हो ही जाएगा, है ना। तो अगर
उससे ज़्यादा हमारा पेबैक पीरियड जा रहा है, मतलब उससे ज़्यादा समय यदि हमें लग रहा है उस पैसे को मिलने में, तब तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। और अगर हमारे टारगेट पीरियड से पहले ही हमें मतलब हमारा इनिशियल आउटले हमें अगर मिल जाता है, हमारी कॉस्ट जितनी लगी है वो मिल जाती है, कम पेबैक पीरियड अगर कम है हमारा टारगेट पीरियड से, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता है शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड विल बी द फर्स्ट इन द प्रायोरिटी। और पेबैक पीरियड जो होता है वो यूज़फुल होता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के लिए, और जो स्मॉल फर्म्स होती हैं उनके लिए बेस्ट रहता है, और जिन फर्म्स का ये मोटो रहता है कि जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो कम से कम उसमें निकल जाए, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक। अब देखेंगे व्हेन कैश फ्लो आर इक्वल। जैसे मैंने बताया कि किसी प्रोजेक्ट में जब हम पैसे लगाते हैं तो वो पैसा आने वाले सालों में जब मिलता है, जैसे किश्तों में मिलता है, ठीक है। ऐसे मैं नॉर्मल सी भाषा में बता रही हूँ कि किश्तों में मिलता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसे लगते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट होता है ना हमारा, तो धीरे धीरे रिटर्न हमें मिलता है। तो जब सेम रिटर्न मिलता है तब क्या फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे बोला है कि 1,00,000 रुपये है हमने लगाए हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं हमें 1,00,000 रुपये वो कब तक में मिलेंगे। यहाँ पे बोला है कि 6 साल से इनफ्लो मतलब 20,000 6 साल, हर 6 सालों में मिलेंगे। तो जब फिक्स है कि हर 6 सालों में 20 मिलना है, तो फिर इसमें फॉर्मूला लगेगा बहुत सिंपल सा, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। तो हम इस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कर देंगे, तो हमारा पेबैक पीरियड निकल के आ जाएगा 5 ईयर्स। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर हम ऐसे ही साधारण से उसमें सोचें, 1,00,000 रुपये हम लगा रहे हैं, तो 20 हज़ार यदि मिलेगा तो कितने सालों में कवर हो जाएगा, 5 सालों में हमें मिल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है, अब हमने पैसा तो लगा दिया, मान लो उसमें अलग अलग अमाउंट मिल रही है, तब हम कैसे पेबैक पीरियड निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए कि ये 19,000 कैश आउटले है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि ये 19,000 हमें कितने सालों में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो देखा जाएगा कि हर साल इतना इतना अलग अलग मिला है। पहले में 8,000, फिर दूसरे में 6, फिर तीसरे में 4,000 मिल रहा है, फिर 4th ईयर में हमें 2,000 मिल रहा है, फिर 2,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक कम्युलेटिव कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, पहला तो 8,000 का मिल जाएगा डायरेक्ट, फिर 8,000 में ये 600 ऐड होगा तो फिर 14,000 मिलेगा, फिर 14 में 4 ऐड होगा तो हमें 18 मिल जाएगा, फिर 18 में 2 मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर 20,000 मिलेगा, फिर और 2 ऐड होगा तो 22,000 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने 19,000 रुपीज़ लगाए, ठीक है, हमने 19,000 रुपीज़ लगाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3rd ईयर में हमें 18,000 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए अपना 19,000 चाहिए। तो हमें कितने की ज़रूरत है, 1,000 की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमें 4th ईयर में जा कर के मिलेगी। लेकिन 4th ईयर में 1,000 एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। 18,000 में अगर 2,000 कर रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है, लेकिन हमें 19 की ज़रूरत है। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 ईयर जो पूरा है उसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 3 ईयर ये पूरा रहेगा, और यहाँ पे जितनी हमें ज़रूरत है 1,000 ऊपर, ठीक है, फिर उसका डिवाइडेशन होगा जितना हमें उस ईयर में मिल रहा होगा। तो हमें फोर्थ ईयर में हमें मिल रहा है 2,000, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.5 वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, उस ईयर की 0.5 वैल्यू। और ये जो 3 था वो 3 ईयर पूरा 18,000 और ये 1,000 इसका निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड किया 0.5 ईयर निकल के आया, इन दोनों को ऐड किया तो पे बैक पीरियड हमारा आ जाएगा 3.5 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जब कैश फ्लो इक्वल रहेगा तब तो हम साधारण कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो कर देंगे,
लेकिन जब कैश फ्लो अनइक्वल रहेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कितने सालों में अलग अलग कितनी कितनी अमाउंट हमें मिल रही है और उसकी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस ईयर में जा कर के हमें मिल रहा है। तो पे बैक पीरियड मेथड जो होता है वो बहुत ईजी होता है गाइस। इसको आप दोबारा से अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखिएगा, दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट इसका देखिए कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है कि ये सिंपल है और इजी है। दूसरा क्या है, इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी की इंडिकेशन बताता है ये कि कितने टाइम में हमारी लिक्विडिटी होगी। तीसरा है कि ये प्रोजेक्ट विथ शॉर्टर पेबैक विल बी लेस रिस्की एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट विथ लॉन्गर पेबैक पीरियड। जैसे जब हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि जो शॉर्टर पेबैक पीरियड है वो हमारा लेस रिस्की होगा, और जितना ज़्यादा पेबैक पीरियड लंबा होगा, जितने ज़्यादा दिनों में हमें पैसे मिलने की मतलब आशा रहेगी आगे, वो उतना ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि इट इग्नोर कैश इनफ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। यानी कि जो जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स देखे, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 5 सालों में हमारी पे बैक पीरियड मिल रही है 3 साल। तीसरे साल में मैंने जितना पैसा लगाया मुझे तीसरे साल में मिल गई। ठीक है, अब उस तीसरे के बाद जो चौथा साल है और जो 5वां साल है उससे इस मेथड का कोई लेना देना नहीं रहता है कि आगे आने वाले पीरियड में उस पेबैक पीरियड के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, क्या होगा उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा है कि टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। चौथा है सैल्वेज वैल्यू को भी इग्नोर करता है। जो प्रोजेक्ट के बाद जो बची हुई वैल्यू रहती है, स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो भी वो इग्नोर कर देता है। और ये मेथड को ये बताया गया है कि ये कैपिटल रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट हमें कितना प्रॉफिट कमा के देगा, राइट। तो ये तो थे सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब देखते हैं हमारा दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी एक कंपनी देती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, उसी से मतलब यहाँ पे कैलकुलेट की जाती किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की प्रॉफिट एबिलिटीज़। तो ठीक है, जो भी जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया किसी कंपनी ने, फिर उसमें ये देखेंगे कि वो कितना कमा रही है, ठीक है, उसका एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसी हिसाब से ये मतलब निकालते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की ये कितना पैसा कमा के हमें दे देगा। मतलब सीधा सा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका मैंने बताया एवरेज निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके एडवांटेज हैं वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। सिंपल तो है ही भाई, जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर लेना है प्रॉफिटेबिलिटीज़ को तो सिंपल तो है। दूसरा है रेडिली कैलकुलेटेड यूजिंग अकाउंटिंग डेटा से जो भी सब तैयार मिल रहा है तो उससे कैलकुलेट करना है। तीसरा है कि इट यूजेस द एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम इन कैलकुलेटिंग द अकाउंटिंग रेट। जितनी भी स्ट्रीम ऑफ इनकम है उसको ये यूज़ कर लेता है। ठीक है, और फिर है लिमिटेशंस। क्या क्या हैं लिमिटेशंस हैं कि ये इट यूजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखता है सबसे पहली बात, और कैश फ्लो को नहीं देखता है। कैश फ्लो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए या कैपिटल बजटिंग का जब डिसीजन लिया जाता है तो कैश फ्लो को तो सबसे ज़रूरी चीज़ है देखने वाली, तो ये तो ड्रॉबैक है। दूसरा है इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू को इग्नोर कर देता है। प्रॉफिट अकरिंग इन डिफरेंट पीरियड आर वैल्यूड इक्वली। हाँ, और ये चीज़ कि जो अलग अलग पीरियड में जितना प्रॉफिट होता है सबको आप इक्वली कैसे वैल्यू कर सकते हो। किसी टाइम पे भाई कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ठीक है, किसी टाइम पे कॉस्ट कम रहती है, तो उनका प्रॉफिट तो अलग अलग होगा ना।
तो हर हर टाइम के जब टाइम वैल्यू ही इग्नोर कर देंगे तो ये प्रॉफिट का जो वैल्यूएशन है उसमें तो गड़बड़ी होगी, तो थोड़ी गड़बड़ी इसमें ये है, ठीक है। अब डिसीजन रूल क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हम एक प्री स्पेसिफाइड कर लेते हैं कि इतना हमें मतलब मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, हमने जितना सोचा है उससे, यानी कि प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है हमें मिल रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारे प्री स्पेसिफाइड रिटर्न से कम मिल रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जाए कि डिस्काउंटेड टेक्निक्स कौन सी है, तो उसे आप बार बार याद कर लीजिए कि पे बैक पीरियड मेथड है एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, जिसमें कि दोनों का ड्रॉबैक में सिमिलैरिटी है कि दोनों ही टाइम वैल्यू को इग्नोर करते हैं, रिस्क को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। आई होप कि आपको ये वाली टेक्निक समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।